नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसान और खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक साझा करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन में सामूहिक कार्य की। जी हाँ, यदि हम मत्स्य पालकों की बात करें तो कई ऐसे अनसुलझे सवाल रहते हैं जिनके जवाब मत्स्य पालकों को नहीं मिल पाते, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस मंच से आपको उन तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब दिए जाएं। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी में आप पदस्थ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले यदि हम बात करें मछली पालन को लेकर तो मत्स्य पालकों के लिए ये कितना आवश्यक है, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा यदि ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हुए मत्स्य पालकों के लिए मछली पालन कितना ज़रूरी व्यवसाय, कितना आवश्यक, आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, मछली पालन आज के परिदृश्य में आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा उभरता हुआ ग्रामीण स्वरोजगार का एक साधन है, जरिया है, जिससे किसान आय प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ही युवा इससे जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है ग्रामीण परिदृश्य में देखा जाए तो। गांव में जो भी बेरोजगारी है या आर्थिक सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो इसमें ये अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि आज की स्थिति में देखा जाए तो इसको एक गांव के एटीएम के रूप में देखा जा रहा है जी। कि आपको जब भी पैसे जरूरत हुई, मछली आपके तालाब में है, आपने बड़ी मछलियों को निकाला, मार्केट में बेचा और आप ने पैसे प्राप्त किए। तो ये ग्रामीण एटीएम के रूप में काम कर रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की विशेष स्किल की जो ज़रूरत होती है वो ये प्रारंभिक स्टेज में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रामीण तालाबों में, सामुदायिक तालाबों में, निस्तार तालाबों में मछली पालन कर सकते हैं और संभवतः हर गांव में एक तालाब होता ही होता है। और इसमें जो है आपको कोई बाहर से संसाधन भी नहीं लाना है। मछली बीज आपको स्थानीय स्तर पे आपको मिल जाएगा। आप अपने मछली पालन विभाग से ले सकते हैं या जो भी इस व्यवसाय से लोग जुड़े हैं वहाँ से बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक आहार की बात है तो प्राकृतिक आहार मछलियों का आप तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक आहार जो है वो फाइटोप्लैंक्टन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में पादप प्लवक बोलते हैं। और हरे रंग जो पानी का दिखता है वो पादप प्लवक के कारण ही हरा रंग मत्स्य पालन तालाबों में हरा रंग जो है वो पादप प्लवक के कारण दिखता है। ये समझिए सूक्ष्म पौधा है जिसको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो पानी का रंग हरा हो जाता है। तो जो भी आप खेती किसानी में जैसे हम लोग खाद यूज करते हैं, इसी तरह इन प्लवकों को भी उत्पादन के लिए हमें खाद उपयोग में ला सकते हैं। सामान्यतः इसमें गोबर का घोल बना करके, स्लरी बना करके देते हैं, क्योंकि ये प्लवक जो है ऊपर की जो पानी की सतह होती है जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ पर ये उपलब्ध रहते हैं। अगर हमने गोबर डाला तो वो तली में जाके बैठ जाएगा, फिर वो विघटित होगा, फिर उससे पोषक तत्व निकलेंगे, फिर हमारे सूक्ष्म पौधे मीन्स पादप प्लवक को मिलेगा। लेकिन अगर घोल बना करके हम देते हैं तो ये जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल, सावधानियों की सर यहाँ पर आपने बात कही है, तो मैं समझना चाहूँगा यदि वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, शीत ऋतु इस वक्त चल रही है। अब ऐसे में मत्स्य पालकों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मत्स्य पालन में समय जो है महत्वपूर्ण है। अभी का महत्वपूर्ण इसलिए है कि तापमान जो है मछली के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब हिंदी में बोले शीत रक्त जंतु, जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है बॉडी का। ये फिक्स नहीं रहता है, ये टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होती है कि जो उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए, जो ग्रोथ उनको मिलना चाहिए, जो बाढ़ गर्मियों में मिलता है वो ये शीत ऋतुओं में नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका बाढ़ कम हो जाता है, घट जाता है, और घटने की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। तो ऐसे में कई बीमारियों की संभावना रहती है। और अभी पिछले प्रश्न में मैं पादप प्लवक के बारे में बता रहा था, ये प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में करते हैं जी। तो ये डीप जो सूर्य की रोशनी मीन्स दिन का जो समय है वो घट जाता है।
रातें बड़ी होती है जी। ऐसे में जो है, और सूर्य की रोशनी भी उतनी तीक्ष्ण नहीं होती, तो ऐसे में पादप प्लवक का प्रोडक्शन भी कम होता है। और पादप प्लवक जब अपना ग्रोथ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बढ़ जाती है। तो शीत ऋतु में यह देखा जाता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन जो ऑक्सीजन हमारे तालाब को दे रहा था और मछलियों के लिए आहार भी था, वो क्रैश हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, वो खत्म होने लगता है। तो ये पहली तो समस्या ये है कि टेम्परेचर का डाउन होना, तापमान जब कम होगा तो मछली का विकास कम होगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी और वो ऊपर की सतह में न रह के नीचे की सतह में रहना पसंद करेगी। अगर तालाब छिछला तालाब है, उसमें पानी कम है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक सावधानी ये रखें कि शीत ऋतु में जो है तालाब में कम से कम 6 फीट पानी, 5 फीट पानी रखें, ताकि जब वो ठंड पड़े तो मछली नीचे के लेयर में चली जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नीचे की लेयर में आ जाए, और इससे क्या है कि वो ठंड से बचेगी और आपके तालाब में ऊपर की सतह जो है वो ठंड रहेगी। और जैसे टेम्परेचर फिर राइज करेगा तो थोड़ा फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी में भी ये मदद करता है। लेकिन सर देखा गया है कि कई बार जो छोटी मछलियां रहती हैं वो तालाब की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। क्या वो पानी की गुणवत्ता के कारण ऐसी समस्याएं मछलियों के सामने आती हैं या ऑक्सीजन लेने का प्रयास करती हैं? क्योंकि देखा गया है कि बीमारी या परेशानियां जब भी हों, जब तनाव का वक्त ज़्यादा रहता है, तो इसमें यदि अब कीट की बात करें, प्रकोप की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो आखिर कैसे मछलियों को बचाया जा सकता है? आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटी मछलियां ऊपर चली जाती हैं। देखा जाए तो छोटी मछलियां ही नहीं, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, सभी मछलियां आती हैं। अगर आपके तालाब में अभी हाल में बीज आपने डाला है, मछलियां छोटी है तो छोटी ही ऊपर आएंगी, और ये जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे तालाब में तरंग पैदा हो। तालाब में तरंग जब पैदा होगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, जो वायुमंडल में 21% है, 20% है, वो हमारे तालाब के पानी में घुलेगा। जी। इसके लिए जो है कृत्रिम साधन, एक एरिएटर करके मशीन आती है, पैडल व्हील एरिएटर, जो तालाब में ऑलरेडी बहाव भी देती है और ऑक्सीजन पानी को हवा में उछालती है। जी। तो उससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तालाब में बढ़ता है। लेकिन सामान्यतः मध्य प्रदेश में एरिएटर का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि पानी बदलें, पानी आप बाहर से लें। ऐसे में क्या है कि उसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा। अगर ये भी नहीं संभव है तो तालाब का ही पानी उसी में सर्कुलेट करें। तो ये तमाम आपने जानकारी दी है आखिर कि जल की गुणवत्ता कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर सर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो किसान भाइयों उम्मीद ये की जा रही है कि लगातार तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं, और आखिर किस तरह से जल की गुणवत्ता बनाए रखना है, ये जानकारी हमारे विशेषज्ञ के द्वारा साझा की गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि खासकर ये जो तमाम जानकारी हैं आपके काम आएंगे, और आने वाले वक्त में कृषि को आखिर कैसे लाभ का धंधे में परिवर्तित किया जाए, और इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के संघ में और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सत्येंद्र कुमार जी हैं। सर पुनः स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस मंच पर। इसके पहले सर हमने जल की गुणवत्ता की बात करी, लेकिन यदि सीड की बात कर ली जाए, बीज की बात कर ली जाए, तो बीज को लेकर क्या चयन करना चाहिए? कौन से बीज होते हैं और कहाँ ये उपलब्ध हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए? जी हाँ, मछली पालन में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और बीज प्रथम घटक है। इसके बाद ही आप बीज और उसके बाद आहार, उस बीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, और तीसरा है उसका परिवेश, वातावरण, पानी की गुणवत्ता। तो बीज जो है इसको आप देखा जाए तो बीज उत्पादन ये अलग प्रक्रिया है जी, और मछली उत्पादन अलग प्रक्रिया है। बीज उत्पादन में 3 तरह के बीज होते हैं, ये साइज के हिसाब से अपन समझ लेते हैं। पहला जो होता है स्पॉन, स्पॉन जिसको अपने यहाँ जीरा बोलते हैं हिंदी में जी, ये जीरे के साइज का होता है। अंडा से निकला हुआ बच्चा, उसको हैचलिंग बोलते हैं। हैचलिंग में योक सैक होता है, नीचे की ओर जो अंडे में पीलापन होता है जी। वो एक तरह से फैट रिजर्व है, जिसको वो यूज करके 2-3 दिन तक वो जिंदा रहता है, उसके बाद वो खाना शुरू करता है। तो बीज में पहला जीरा हो गया। दूसरा फ्राई स्टेज होता है। ये जीरा से फ्राई बनने में 12 से 15 दिन का समय लगता है, और उस तालाब जिसमें ये उत्पादन किया जाता है उसको नर्सरी तालाब बोलते हैं जी। अब फ्राई से फिंगरलिंग, अंगुली का, मिनिमम 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर के बीज को हम लोग अंगुलिका बोलते हैं। और ये जो बीज होता है ये मछली उत्पादन के काम में लाया जाता है। तो ये जो पहली की जो स्टेजेज थी ये छोटे तालाबों के लिए है, सीजनल पॉन्ड्स, छिछले तालाब जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। और उसके बाद बड़े तालाबों में जो जिसमें हम बड़ी मछली, टेबल साइज फिश जिसको बोलते हैं, 1 किलो 1 किलो की जो मछलियां उत्पादन लेते हैं, तो ये बड़े तालाबों में फिंगरलिंग को स्टॉक करते हैं। तो ये किसान सावधानी बरतें। बड़े तालाबों में आपने जीरा लाखों में डाल दिया हो या करोड़ों में डाल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े तालाबों में क्या है कि दुश्मन ज़्यादा होते हैं उसके मछलियों के। एक तो परभक्षी मछलियाँ होंगी, उसके बाद दूसरे परभक्षी होंगे, जैसे मेढक हो गया, कीट हो गए, और साथ ही सांप हो गया। इन चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। तालाब बहुत बड़ा होता है, गहरा भी होता है, तो इसलिए बड़े तालाबों में जब भी आप उत्पादन की बात करें तो बड़ी मछली का बीज छोड़ें, ताकि आपको ये पता चले सर्वाइवल क्या है, उत्तरजीविता कितना है, कितने बचे हुए हैं मछली बीज। और छोटे तालाबों में आप बीज उत्पादन का काम करें, छोटे बीज को बड़ा करें। तो उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी जो है आपको नर्सरी पॉन्ड में
देखने को मिलेगी। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको बिल्कुल पता नहीं होता है उसका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, खाना क्या है। सही बात है। ऐसे में वो कीट प्रकोप से ग्रसित हो जाता है, या कोई परभक्षी उस पर आक्रमण कर दिया, या कोई मछली आ गई, अपने आप को नहीं बचा पाता बड़े तालाबों में, जिसके कारण सर्वाइवल सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद एक ये हो गया, दूसरा प्रजाति कौन सी लें। बिल्कुल, प्रजाति के हिसाब से अभी तक जो हमारा पारंपरिक चलता आ रहा था, इसमें हम लोग कतला, रोहू, मृगल की बात कर रहे थे। लेकिन अब इसमें कई बदलाव आए हैं, क्योंकि ये मछलियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जी। क्योंकि किसान को चाहिए कि वो 8 महीने में कम से कम 1 किलो 1.5 किलो की मछली चाह रहा है। ये अच्छा मैनेजमेंट किए तब ये 1 किलो तक पहुंचती हैं जी। तो ऐसे में क्या है कि वो दूसरी मछलियां, जिसमें से पंगेसियस है, आमूर कार्प है, तो ये जो मछलियां मीठे जल में होती हैं, इसका वो पालन करें तो वो जल्दी ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे और जल्द से आय ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है जिन मछलियों की प्रजातियों की आपने यहाँ पर जानकारी दी, किसान भाई यदि उनको अपनाते हैं तो उनको लाभ मिल सकता है, उनको फायदा मिल सकता है, उत्पादकता ज़्यादा बढ़ सकती है उनकी? बिल्कुल उत्पादकता बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ मछलियों में ये है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इतना ग्राम की हो जाएगी। बिल्कुल। आप 6 महीने में अच्छी तरह पालन करते हैं, आपने अंगुलिका डाली है, ये 8 सेंटीमीटर का बीज डाला है, तो वो 6 महीने में आपने अच्छी तरह उसका रख रखाव किया तो 1 किलो की हो जाएगी। चलिए बिल्कुल सर, यदि संक्षेप की हम बात करें तो क्या अंत में संदेश आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे कि आखिर कैसे मत्स्य पालन को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके? मत्स्य पालन को बेहतर करने के लिए जल गुणवत्ता, बीज का चयन और सही रख रखाव। सही रख रखाव में आप आहार प्रबंधन को ध्यान दें। आपके पास लिमिटेड आहार हैं जी, तो आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कतला, रोहू, मृगल आप पाल रहे हैं तो इसमें सामान्यतः आप प्राकृतिक आहार पे निर्भर हैं, तो ये कैसे, और साथ में पूरक आहार कैसे दें, क्योंकि बड़े तालाबों में कितनी मछली, जहां आप 100 किलो मछली उत्पादन ले सकते थे 1 हेक्टेयर के तालाब से आप ले रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं उसमें हमें 5 टन उत्पादन हो, तो इसके लिए आपको सिस्टमैटिक उसको तैयार करना पड़ेगा। चलिए, तो सर तमाम बातें आपके द्वारा यहाँ पर की गई हैं और जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं उस वक्त जो सुन रहे हैं, जो जानकारी उन तक पहुँच रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जानकारी आप तक पहुँचे और उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्यापार, अपने व्यवसाय में कर सकें। सर, आपने तमाम पहलुओं पर बहुत अच्छे तरीके से विचार यहाँ पर साझा किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के संख में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में अब नजर डालेंगे खबरें खेती की। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख खबरों पर। नर्मदा परिक्रमा में कृषि मंत्री दे रहे किसानों को नए कृषि कानूनों की जानकारी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति, राइस मिलर्स के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास, लहसुन की खुदाई एवं भंडारण और पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। अब खबरें विस्तार से। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान शनिवार सुबह बड़वानी से रवाना होकर शाम को वो गुजरात के विमलेश्वर पहुंचे। परिक्रमा के दौरान बड़वानी जिले के सिलावत, पलसूद, निवाली, दोंदवाड़ा, पानसेमल, खेतिया इत्यादि स्थानों पर श्री पटेल ने किसानों को नवीन कृषि कानून और प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और उसके फायदे बताए। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के पहले अब तक गेहूं उपार्जन के बाद दलहन का उपार्जन होने से किसान अपने दलहन की फसलों को औने पौने दामों में बाजार में बेचने पर मजबूर हुआ करता था। किसान समर्थन मूल्य से 1500 से 2000 रुपए में कम अपनी उपज व्यापारियों को बेचता था, क्योंकि लघु और सीमांत कृषक गेहूं के पूर्व फसल आ जाने के बाद भी उपार्जन के समय तक संसाधनों के अभाव में अपनी फसल घर पर रखने में सक्षम नहीं है। किसान अपनी उपज कम दाम में व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर थे। शिवराज सरकार के इस निर्णय से अब किसान अपनी फसल सीधे समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चने का समर्थन मूल्य
5,100 रुपए घोषित किया गया है। किसान अब सीधे समर्थन मूल्य पर ही अपनी फसल विक्रय करेगा, जिससे किसान के खाते में सीधे 1,500 से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी, उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। कुल 1 करोड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इस पर 44,260 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मंत्रिपरिषद के सम्मुख हुए जल जीवन मिशन के हर घर जल पर प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश में जून 2020 से मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। उन्होंने कहा है कि नल जल योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की व्यवस्था भी विद्यमान है। जल एवं स्वास्थ्य समिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से योजना का निर्माण करेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच सतत समन्वय से अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राइस मिलर्स को नुकसान ना हो, किसान को उनका हक मिले और जन सामान्य को सही गुणवत्ता का चावल उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना राज्य शासन का कर्तव्य है। प्रदेश के राइस मिलर्स के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इनकी समस्याओं से केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश के राइस मिलर्स के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मिलर्स को धान मिलिंग कर चावल जमा करने में कुछ कठिनाइयां हैं, जिनके निराकरण के लिए मध्य प्रदेश चावल उद्योग मंडल द्वारा कुछ सुझाव मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत किए गए। लहसुन की फसल पककर तैयार हो जाए तो उसकी खुदाई करनी चाहिए। लहसुन के पौधे के ऊपरी भाग पीला या भूरा होकर सूखने लगता है, वह पत्तियां नीचे लटक जाती है, तब ये समझना चाहिए कि फसल पककर तैयार हो गई है। यदि फसल पकने से पहले खुदाई की जाती है तो कंद की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती, वह भंडारण में पूरा कंद ही सूख जाता है। यदि फसल पकने के बाद खुदाई में देरी होती है तो कंद फट जाते हैं, उसमें फुटाव भी हो जाता है। इसलिए फसल की खुदाई सही समय पर करने से गुणवत्ता भी और अच्छी रहती है, वह भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है। नियमित उत्पादकता बनाए रखने के लिए पशुओं में रोग नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस हेतु साफ स्वच्छ वातावरण, हवादार आवास एवं संतुलित आहार पशुओं को उपलब्ध कराकर अधिकांश पशु रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। नियमित टीकाकरण के माध्यम से अनेकों बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल से एकटक या घट सर्फ एवं मुंहपका खुरपका रोग से टीकाकरण के माध्यम से बचा जा सकता है। अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से अलग बांधना चाहिए तथा बीमार पशु की खाने पीने की व्यवस्था भी अलग करनी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।